प्यासी ज्वेलर्स एवं शोरूम सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। एक बार अवश्य पधारें। शुभारंभ भव्य शुभारंभ नया प्रतिष्ठान आपके शहर दमोह में। संपूर्ण वैवाहिक परिधान एक ही छत के नीचे, जहां आप पाएंगे दूल्हे राजा के लिए शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पजामा, सफारी सूट, पगड़ी, माला, शेरवानी, दुपट्टा। हमारा पता है स्टेशन रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में, घंटाघर, दमोह। जी, कोरोना को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मूल रूप से कोरोना एक वायरस है, जो कोरोना फैमिली का एक वायरस है जो निमोनिया को करता है, और ये जंतुओं से मनुष्य में आया है। मनुष्य को संक्रमित करके इसमें बीमारी फैलाता है, और इसके जो लक्षण होते हैं ये सामान्य सर्दी खांसी जुकाम के प्रकार के लक्षण होते हैं, जिसमें तेज़ ठंड लग के बुखार आता है, सर्दी खांसी होती है और सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ़ होने लगती है। और इसी के साथ साथ मरीज़ की कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, और मरीज़ को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ़ होने के कारण से उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं सर? जी, सिम्टम्स में मैंने जैसे कि बताया कि शुरुआत में व्यक्ति को तेज़ बुखार आएगा, जो किन्हीं दवाइयों से उनको आराम नहीं लगेगा। उसको सर्दी खांसी भी रहेगी। सर्दी खांसी में भी सूखी खांसी इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब लक्षण है कि इसमें गीली खांसी नहीं आती, सूखी खांसी ज़्यादा आती है। इसी के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगती है मरीज़ को, हाथ पैर दर्द होते हैं, कमज़ोरी फील होती है। इसी प्रकार के सामान्य लक्षणों के साथ ये बीमारी शुरुआत होती है। अस्पताल में किन मरीजों को आना चाहिए? अस्पताल में सामान्य सर्दी खांसी जुकाम के मरीज़ आएँ, अपना स्क्रीनिंग कराएं और समय रहते उसका उपचार करें, क्योंकि कोरोना वायरस के साथ साथ दूसरे प्रकार की निमोनिया जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू वगैरह भी आज की स्थिति में हैं। तो ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते कि सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम को ही हम मतलब घर पे ट्रीट करें और कोरोना की स्क्रीनिंग के लिए ही यहाँ पहुँचें। आप सामान्य सर्दी खांसी जुकाम में भी आके दिखा सकते हैं अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, और जितने जल्दी आप उपचार कराएंगे उतनी ही जल्दी आप स्वस्थ होंगे। मास्क को लेकर के बात है सर, जी, बाजार में मिल नहीं रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं। जी, मास्क भी स्वयं निर्माण करके लगा सकते हैं। जी, मास्क को लेके मेरा सभी से यही निवेदन है कि बाज़ार के में मिलने वाले जो महंगे मास्क हैं वो बिल्कुल ना खरीदें। सामान्य गमछा, रूमाल या किसी कपड़े में 4 कॉर्नर पे 4 बद्दियाँ लगा के आप सेल्फ निर्मित मास्क यूज़ कर सकते हैं, जो बाज़ार के मास्क से कहीं ज़्यादा लाभकारी है और कहीं ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, क्योंकि उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, साबुन से धो के उसको शुद्ध कर सकते हैं। और जो बाज़ार के मास्क हैं वो सिंगल यूज़ के होते हैं। आप 3 से 4 घंटे अगर उसका उपयोग कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा या उसको फेंकना पड़ेगा। और अगर आप उसको रीयूज़ करते हैं तो दूसरे प्रकार के इन्फेक्शन उसके थ्रू आपके फेफड़ों में हो सकते हैं, जिससे आप स्वयं कई नई बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। कपड़ा कौन सा होना चाहिए? मूल रूप से क्या मूल तौर पे जो सूती कपड़ा होता है हमारा, कॉटन का कपड़ा होता है जिसमें रेशे नहीं निकलते हैं, वो कपड़ा हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें रेशे निकलते हैं और वो रेशे हमारे नाक में और फेफड़ों में जाके विभिन्न प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन कराते हैं। तो सामान्यतः जो सूती कपड़े, लट्ठे के कपड़े होते हैं, उनसे आप मास्क बना के स्वयं उपयोग कर सकते हैं। सैनिटाइजर को लेकर के बहुत मारामारी है, कैसे इसका उपयोग करना चाहिए कि कुछ और इसका उपाय भी है जिससे आसानी से आदमी कर सकते हैं? आम जनता के लिए जो हमारी सलाह है कि सैनिटाइज़र का उपयोग मतलब इतना आवश्यक नहीं है आप लोगों के लिए। ये हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको बार बार मरीज़ देखना पड़ता है तो वो बार बार हाथ नहीं धो सकते, इसलिए उनको एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स यूज़ करने के लिए प्रेस्क्राइब किया हुआ है। सामान्य जो इंसान है, सामान्य जो नागरिक हैं, वो सिर्फ साबुन से, डिटर्जेंट से हाथ अगर बार बार धोते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और मेरा ये मानना है कि साबुन से हाथ धोना ही 100% सुरक्षित है, ना कि क्या हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना। हम लोग भी घंटे में, आधा घंटे में एक बार हैंड वॉश ज़रूर करते हैं सैनिटाइज़र के उपयोग के बावजूद भी। तो आम नागरिकों से मेरे यही निवेदन है कि वो हैंड सैनिटाइज़र और मास्क के पीछे ना भागें। घर में ही इतनी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं जिनसे हम इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट हो सकते हैं।
एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि लोग कोरोना को लेके जो एक घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, वो बिल्कुल पैनिक ना हो। और कोरोना की जांच उनके लिए कराना आवश्यक है जिनकी विदेशों से आने की हिस्ट्री है, पिछले 14 दिन में वो किसी विदेश में घूम के आए हैं, या किसी संदिग्ध या पॉजिटिव मरीज के साथ उनकी कांटेक्ट की हिस्ट्री है, या उनके साथ वो रहे हैं, या वो ऐसे किसी अस्पताल में विजिट करके आए हैं जिसमें कोरोना का पॉजिटिव मरीज उपचार ले रहा है, या ऐसा मरीज जिसको सर्दी खांसी निमोनिया के लक्षण हैं और वो किसी भी उपचार से उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को कोरोना की जांच कराने की आवश्यकता है। बाकी अन्य मरीजों को कोरोना की जांच कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सामान्य आदमी पैनिक होता है कि उसको कोरोना तो नहीं है, तो कुछ लक्षण वो देख सकता है अपने आप से, या कुछ ऐसा सिस्टम है जो अपने आप से देख करके वो श्योर हो सकता है कि उसको कोरोना नहीं है? चूँकि कोरोना जो वायरस है ये हमारे वातावरण में नहीं पाया जाता है, ये व्यक्ति विशेष में ही पाया जाता है, और उस व्यक्ति विशेष के माध्यम से ही किसी दूसरे व्यक्ति में जाके इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। तो चूँकि अभी भारत देश में बहुत नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा नहीं है कि ये वायरस वातावरण में आगे सर्वाइव करे और लोगों को इन्फेक्ट करे, तो अभी ये स्थिति भारत में नहीं आई है, इसलिए लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य सर्दी खांसी जुकाम को डॉक्टर को आके दिखाएं, डॉक्टर स्क्रीन करेगा, वो ऑटोमेटिक जज कर लेगा आपसे पूछ के हिस्ट्री लेके कि आप किसी के साथ कांटेक्ट में तो नहीं रहे, या आप कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं। उनको देख के वो अपने हिसाब से स्क्रीनिंग करा के आपका उपचार चालू करेगा। लोगों में भ्रांति है, एक मशीन जैसी दिखती है टेलीविज़न पर, उससे देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, क्या होती है वो मशीन? लोग कहते हैं कि कोरोना की जांचने की मशीन है। क्या मशीन? नहीं, वो एक भ्रांति है, वो कोई कोरोना के जांचने की मशीन नहीं है। वो एक नॉन टच टाइप का थर्मामीटर है। जो नॉर्मल थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं वो हमें शरीर से टच करने पड़ते हैं। इसमें इंफ्रारेड स्कैनर होता है जो दूर से ही टेम्परेचर को सेंसर के थ्रू रिकॉर्ड कर लेता है, और अगर किसी में हाई ग्रेड फीवर निकलता है या उसका टेम्परेचर 102, 103, 104 आता है और उसके बाहर से आने की हिस्ट्री रहती है, विदेश से घूम के या किसी पॉजिटिव मरीज के साथ कांटेक्ट की हिस्ट्री रहती है, तो हम लोग ये सस्पेक्ट करते हैं कि इसको हाई ग्रेड फीवर कोरोना के कारण से आ रहा है और उसमें सर्दी खांसी निमोनिया के लक्षण मिल रहे हैं, तो उसको भी फिर जाँच के लिए हम लोगों के द्वारा जाँच कराई जाती, भेजा जाता है और उपचार दिया जाता है। ऐसा सुनने में भारत में कुछ मरीजों को ठीक भी किया गया, क्या ये बात सही है? जी, भारत में अभी तक 260 केस जो पॉजिटिव आए हैं उसमें से 15 से 20 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। और ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि कोरोना से पॉजिटिव आने से उसकी मृत्यु हुई होती है, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप में इतना सक्षम होता है कि वो वायरस से लड़ सके, बशर्ते हमें वायरस से लड़ने के लिए जो दूसरे लक्षण हमारे शरीर में आते हैं उनको कंट्रोल करना पड़ता है, और जो शरीर हमारा कमज़ोर होता है उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमें सपोर्टिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे के संबंधित मरीज़ की जान बचानी पड़ती है। तो उपचार है, बीमारी लाइलाज नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर खुद इस बीमारी से लड़ रहा है और उस बीमारी को वो ख़त्म कर रहा है। टेम्परेचर भी कोई इशू इसके लिए है क्या? जी, टेम्परेचर इशू है इसमें कि अगर वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है 30 से 35 डिग्री तक ये पहुंचता है, तो ऐसी कई स्टडीज़ हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये वायरस 30 से 35 डिग्री के टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वातावरण में आने पे ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वायरसेस ऑटोमेटिक ख़त्म होने लगेंगे और नंबर ऑफ़ केसेस कम हो जाएंगे। लेकिन लोगों को यही सलाह है कि गर्मी का मौसम आने वाला है, जब तक कोरोना 100% ख़त्म नहीं होता है तब तक एसी कूलर का उपयोग ना करें। सामान्य जो टेम्परेचर होता है 30 से 32 डिग्री में, अगर थोड़ी बहुत गर्मी सहन करनी भी पड़े तो गर्मी सहन करते हुए अपने कमरों में रहें, कम से कम लोगों से मिलें, हाथ ना मिलाएं, दरवाजे और जो अन्य चीज़ें हैं उसको हाथ से ना छुएं, उसको कोहनी से टच करें, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ को जेब में रखें, लोगों से गले ना मिलें, 1 मीटर की दूरी बना के रखें और बार बार हाथ धोएं, पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करें, पर्याप्त मात्रा में शुद्ध खाना खाएं, पका हुआ, पूर्ण पका हुआ, और पर्याप्त मात्रा में तरल पेय पदार्थों का उपयोग करें। इससे आप बीमारी से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ एक मैसेज और देना चाहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अपील है कि ये जो जनता कर्फ्यू के लिए उन्होंने बोला है कि 12 से 14 घंटे के लिए लोग अपने घरों में रह के ही ये समय निकालें, बाहर ना निकलें, उसके पीछे पर्पस ही यही है कि जो हमारा देश है अभी सेकंड फेज़ में है और थर्ड फेज़ में कन्वर्ट होने वाला है, तो इसकी जो चेन है, अगर हम 12 घंटे अपने घरों से नहीं निकलते हैं तो वायरस जो हमारा कम्युनिटी में आया है या सरफेस पे पड़ा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, तो उसके ट्रांसमिशन की चेन टूट जाएगी, जिससे इसके जो और नए केस आने वाले हैं उन केसेस को हम बचा पाएंगे
और भारत देश में फैलने से हम इसको रोक पाएंगे। और चूँकि ये जनता कर्फ्यू बोला 12 घंटे के लिए गया है, लेकिन अगर हम देखें तो ये लगभग 36 घंटे के लिए रहेगा, क्योंकि रात के 9 बजे से हम सुबह के 7 बजे तक वैसे ही सोते हैं, अपने घरों में रहते हैं। 7 से रात के 9 बजे तक उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। उतने टाइम अगर हम बाहर नहीं निकलते तो अगली रात भी हम अपने घरों में बिताएंगे। तो ऐसे हम 34 से 36 घंटे अपने घरों में रहेंगे और हम वायरस का ट्रांसमिशन रोक सकते हैं, उसके जो फैलने की चैन है उसको तोड़ सकते हैं। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि जनता कर्फ्यू को सफल बनाएं, अपने घरों में रहें। ये जनता कर्फ्यू नहीं है, ये केयर फॉर यू है। और अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए, अपने समाज के बचाव के लिए कृपया कर 22 तारीख को घरों से ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही अपना समय व्यतीत करें। धन्यवाद।